हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। द नेम ऑफ द थिंकर इज़ राम मनोहर लोहिया। ठीक है, इससे पहले हमने जवाहरलाल नेहरू को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उनकी एक आइडियोलॉजी को समझा था जिस तरीके से पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे बेस थी, और कई सारी ऐसी चीज़ें देखी जो नेहरू ने अपने टाइम पीरियड में की हैं। ठीक है, फॉर द नेशन बिल्डिंग। उसी तरीके से बहुत सारे हमें उसी टाइम पीरियड के थिंकर्स देखने को मिलते हैं जिनके अलग अलग विज़न थे, इंडिया को लेकर अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, और जिन्होंने कई तरीके से अपने कार्यों के थ्रू या फिर कई तरीके से अपनी विचारधारा के थ्रू बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारे भारत को बनाने में। ठीक है, तो उसी लाइन में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंकर निकल कर आते हैं वो है राम मनोहर लोहिया, जिनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमने गांधी जी की आइडियोलॉजी को समझा, अंबेडकर की आइडियोलॉजी को समझा, जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी को समझा, देन उसी डायरेक्शन में जो नेक्स्ट थिंकर है राम मनोहर लोहिया, इनकी आइडियोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरीके से और लीडर्स का क्रेज़ था, इनका भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, क्योंकि इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। ये सोशलिस्ट पैटर्न पे एक इकोनॉमी को या फिर एक कंट्री को ड्रॉ करना चाह रहे थे। ठीक है, जिसमें गांधीयन प्रिंसिपल्स को भी शामिल करने की बात करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या क्या चीज़ें एडवोकेट की हैं भारत को बनाने में, क्या क्या इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके टाइम पीरियड को अगर देखें तो जो राम मनोहर लोहिया है, उनका टाइम पीरियड 1910 से 1967 टाइम पीरियड रहा है उनका। ठीक है, रिसेंट के ही है 67। अगर आप बात करें 66 में, तो मेरे ख्याल से जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी, उनके दो 66 67 उनके, हाँ ये उसी टाइम पीरियड के थिंकर है। ठीक है, ही वॉज अ प्रोमिनेंट सोशलिस्ट लीडर एंड एंटी कॉलोनियल एक्टिविस्ट। तो देखो, सोशलिस्ट लीडर रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट। सोशलिस्ट लीडर का अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ, सोशलिस्ट लीडर कौन होते हैं? जो सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अवेकिंग करते हैं, या सोसाइटी के लिए एक वॉइस क्रिएट करते हैं, वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे थिंकर्स को हम क्या कहते हैं? सोशलिस्ट थिंकर्स कहते हैं। साथ में एंटी कॉलोनियल थिंकर भी थे और एक्टिविस्ट भी थे। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे उनके खिलाफ ये लगातार क्या कर रहे थे? एक लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि अल्टीमेट गोल सबका क्या था कि हमें भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है। ठीक है, एंड ही ऑल्सो नोन फॉर कंबाइनिंग सोशलिज्म विद गांधीन प्रिंसिपल। और इन्हें इसलिए और जाना जाता है, इनके जो सोशलिस्ट आइडिया थे, उन सारे आइडिया को उन्होंने गांधीयन प्रिंसिपल्स के साथ क्या किया था? कंबाइन किया था। अब गांधीयन प्रिंसिपल की हम बात करें तो गांधी जी के क्या प्रिंसिपल्स थे? वो ये कहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, छोटी छोटी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन लगनी चाहिए। ठीक है, और इक्वलिटी होनी चाहिए, समाज में लिबर्टी होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी को बिल्कुल भी ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये सारे प्रिंसिपल इन्होंने सोशलिज्म से जोड़ के क्या किए? कॉन्ट्रीब्यूट किया, फिर कंबाइन करने की कोशिश की। ठीक है, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है फाउंडर ऑफ लोहिएट सोशलिज्म। ठीक है, मतलब एक नाम दे देते हैं ना इस तरीके से। तो जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है, आई होप आपने उसको अच्छे से समझा होगा पहले ही। ठीक है, क्योंकि आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ने से पहले आइडियोलॉजीज़ को ही पढ़ते हो, जिसमें कई सारी आइडियोलॉजीज़ हैं, जिसमें सोशलिज्म, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म, ये बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ मैंने पढ़ाई हैं। देन आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी क्या कहती है, उसके की आइडियाज़ क्या होते हैं। स्टिल आपको अगर समझ में नहीं आ रही तो देन वो वीडियो एक बार देख लेना अच्छे से, क्योंकि आपको आइडियोलॉजी ही अल्टीमेटली समझनी है कि कौन सी आइडियोलॉजी की क्या कोर वैल्यूज़ हैं, और कौन सी आइडियोलॉजी क्या एडवोकेट करती है, और कौन कौन से थिंकर उससे एसोसिएटेड हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे ही प्लेड अ की रोल इन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट चला था 1942 में, उसमें इनका एक बहुत एक्टिव रोल देखने को मिलता है। ठीक है, टॉप लीडर में हमें इनका चेहरा भी देखने को मिलता है। साथ में ये एडवोकेट करते हैं इक्वालिटी को। ठीक है, समाज में समानता होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, और एक सोशल जस्टिस की बात करते हैं। इसमें समाज में क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए हर तरीके से। ठीक है, आगे भी इनके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनकी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन को अगर हम समझें तो इनका जन्म 23 मार्च 1910 में अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश से बॉर्न है ये, मेरी स्टेट से। ठीक है, एंड इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी फ्रॉम चाइल्डहुड। और ये बचपन से ही क्या है? महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ है? अभी हमने पीछे ही देखा था, 1910 में हुआ है। तो मतलब ये छोटे थे उस टाइम। ठीक है, जब महात्मा गांधी का क्रेज़ चल रहा था, महात्मा गांधी जी इतने बड़े रिवोल्यूशन को इंडिया में चला रहे थे, अपनी आइडियोलॉजीज से क्या कर रहे थे? लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे थे। तब ये अपनी यंग एज में होंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे महात्मा गांधी जी से। ठीक है, एंड ही स्टडीड एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और ये BHU से पढ़े हुए हैं। साथ में कंप्लीटेड PhD फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन ऑन साल्ट टैक्सेशन इन इंडिया। तो उन्होंने अपनी PhD की डिग्री कहाँ से कंप्लीट की है? बर्लिन से कंप्लीट की है।
एंड डीपली इन्फ्लुएंस बाय सोशलिस्ट एंड एंटी इम्पेरियलिस्ट आइडिया। और इनका जो इन्फ्लुएंस हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो सोशलिस्ट आइडियाज़ पे देखने को मिलता है, साथ में एंटी इम्पेरियलिस्ट आइडिया का। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवादी की नीति। जब हम अपने जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है उसको बढ़ाते जाते हैं दूसरे नेशन तक, वहाँ पे जाके लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, तो उसको इम्पेरियलिस्ट टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, तो उसके ये बहुत ज़्यादा क्या थे, खिलाफ थे। देन नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे पॉलिटिकल जर्नी के बारे में, और रोल देखेंगे कि इनका फ्रीडम मूवमेंट में क्या रोल रहा है। देन बेसिकली उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, उसके सोशलिस्ट ग्रुप को। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करें तो इनिशियली तो कांग्रेस एक ही थी, लेकिन आगे चल के उसमें कई सारे स्प्लिट हो गए, क्योंकि इस तरीके से थिंकर्स हमें निकल कर आए जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजी थी। कुछ लोग ऐसे थे कांग्रेस में जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे, कुछ लोग ऐसे थे सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। जो आज की राजनीतिक पार्टी हमें देखने को मिलती है इतनी सारी भारत में, उनका कहीं ना कहीं जो रूट है वो कांग्रेस से ही निकला हुआ है। ठीक है, कांग्रेस के ही बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को अलग कर लिया जब उनकी नहीं बनी तब, या फिर वो कोई और एस्पिरेशन चाहते थे उस पार्टी से, या फिर एक ऐसे नेशन की कल्पना करते थे जो उनके विचारों पर आधारित हो। ठीक है, तो उसी तरीके से जब कांग्रेस में स्प्लिट हुआ तो जो उसका सोशलिस्ट ग्रुप था उसको किन्होंने जो राम मनोहर लोहिया थे उन्होंने उसको ज्वाइन किया। एंड ही वाज आल्सो नोन एज द को फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो 1934 में बनी। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको स्टार मार्क कर लेना, ये रिमेंबर रखना ही रखना है, क्योंकि पहले भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो कांग्रेस की जो सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, सोशलिस्ट विंग हम बोल सकते हैं जिसको, वो 1934 में बनी थी, जिसके को फाउंडर थे। एंड ही वाज आल्सो द सेंट्रल फिगर इन सोशलिस्ट मोबिलाइजेशन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो उसके अगेंस्ट जो सोशलिस्ट मोबिलाइजेशन किया था उसमें ये एक सेंट्रल फिगर रहे हैं। ठीक है, लोगों को क्या करते थे, ये गाइड किया करते थे उसमें। ठीक है, एंड एडिटर ऑफ जर्नल कांग्रेस बुलेटिन, तो और ये साथ ही साथ एक जर्नल भी रहे, एडिटर जर्नल रहे हैं कांग्रेस बुलेटिन के। ठीक है, एंड ही ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। और इनका हमें एक एक्टिव रोल देखने को मिलता है जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला था पूरे भारत में, तब उनके अंडरग्राउंड रहकर काफ़ी सारी एक्टिविटी कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो जितने भी बड़े बड़े मेजर लीडर हमें कांग्रेस के देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं जेल जा रहे थे, या फिर ब्रिटिशर्स उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही थी, क्योंकि एक तरीके से उन्हें लगता था कानूनी गतिविधियों में कांग्रेस का हाथ है, या फिर कांग्रेस लोगों को भड़का रही है। तो इस तरीके की जब चीज़ें देखने को मिलती हैं तो कई सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंस होते हैं, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और उसी तरीके से अपने छुप छुप के या फिर छोटी मोटी कहीं बैठक करके किसी कैफ़े में मिल गए, किसी चाय की टपरी पे मिल गए, तो वहाँ पे बैठ के क्या करते थे, अपने एजेंडा को आगे बढ़ाते थे। ठीक है, तो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में भी इनका बहुत बड़ा एक रोल देखने को मिलता है, क्योंकि ये जेल जाना नहीं चाहते थे। ठीक है, क्योंकि अगर सारे लीडर जेल चले जाएंगे तो उसके बाद लोगों को गाइड कौन करेगा, ब्रिटिशर्स से इतनी लंबी लड़ाई कौन लड़ेगा। ठीक है, तो ये इनकी पॉलिटिकल जर्नी रही है। साथ में अब हम डिस्कस करेंगे इनका रोल क्या रहा है फ्रीडम मूवमेंट में। ठीक है, तो एंड ही इज़ द एक्टिव पार्टिसिपेंट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये एक बहुत बड़े एक्टिव पार्टिसिपेंट बन के निकले हैं, किसमें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था। ठीक है, उसमें। ठीक है, इनका बहुत अच्छा हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था। एंड अरेस्टेड सेवरल टाइम बाय द ब्रिटिश, और इन्हें कई बार क्या किया गया, अरेस्ट भी किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश को जो भी सबसे आगे दिखता था नेता ये है, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, गांधी जी भी कई बार जेल गए हैं इसी सब चीज़ों के लिए। एनी एडवोकेटेड मिलिट्री येट नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर ब्रिटिशर्स प्यार से नहीं मान रहे हैं तो आप मिलिट्री से या फिर हाथ डंडे घूंसे से भी मार देंगे। ठीक है, लेकिन ये नॉन वायलेंट एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा रेसिस्ट नहीं करते थे, मना भी नहीं करते थे, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन होती है, काफ़ी टाइम तक चली जाती है। आप एक यंग हो और लोगों को समझा रहे हो, ब्रिटिशर्स से कह रहे हो कि हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर्स मान नहीं रहे हैं, तो आपका खून ऑटोमेटिकली खौल जाएगा। ठीक है, कब तक भाई वायलेंट नहीं बनोगे। तो ये एडवोकेट करते थे कि हाँ भाई मिलिट्री बढ़िया है। मिलिट्री का उस टाइम सीरियसली मतलब है कि अगर लोगों को ज़रूरत पड़े तो अपने हाथ में हथियार उठा लें और इस तरीके की सरकार को उखाड़ फेंकें या देश से भगा दें। एंड ही क्रिटिसाइज ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म एंड इंडियन एलिट कॉपरेशन विद द कॉलोनियल पावर। ये इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया उन लोगों को जो ब्रिटिशर्स के साथ रहकर क्या कर रहे थे, भारत को चला रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे अपनी 1857 के बाद पॉलिसीज़ को इतना लिबरल कर दिया था कि उसमें कई सारे भारतीय मिलकर उनके साथ राज कर रहे थे और उनका सहयोग कर रहे थे भारत को संचालित करने में। जो चीज़ जो लोहिया थी उनको बहुत ज़्यादा बेकार लगी, वो ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा खंडन करते थे और उन्हें क्रिटिसाइज़ करते थे, क्योंकि कहते थे जो एलिट कॉपरेशन है उसी के थ्रू क्या कर पा रहे हैं, ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे हैं, और जो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो कैसा इंसान है, गद्दार इंसान है। ठीक है, इस तरीके की बातें ये कहते हैं। एंड नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे
की आइडियाज़ ऑफ लोहिया को हम यहाँ पे देख लेंगे कि उनके की आइडियाज़ क्या रहे हैं। तो सबसे पहले वो सोशलिस्ट इक्वालिटी की बात करते थे, जिसमें उनका मानना था सोशलिज्म मस्ट एड्रेस कास्ट, जेंडर एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। उनका मानना था जब सोशलिज्म आ जाएगा, सोशलिज्म को एग्जैक्ट हिंदी कहते हैं समाजवाद, हाँ। तो कहते हैं जब समाजवाद भारत में स्थापित हो जाएगा तो उसमें जो कास्ट बेसिस पॉलिटिक्स होती है वो नहीं होगी, कास्ट को ख़त्म करेंगे, साथ में जेंडर इक्वलिटी होगी, मैन वीमेन को इक्वल समझा जाएगा, और उनकी वेल्थ में भी इनइक्वलिटी को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है उसको भी ये क्या करेंगे, इरेडिकेट करने की कोशिश करेंगे। साथ में इनका 4 पिलर स्टेट का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है राम मनोहर लोहिया का, जिसमें कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते हैं विलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट में, प्रोविंस में और सेंटर में, जो कि प्रेजेंट डे मॉडल भी है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है हमने कुछ पावर सेंटर को दी रखी है, कुछ पावर यूनियन के पास है और कुछ पावर विलेज के पास है, ठीक है। तो इस तरीके डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि सोशलिज्म में बेसिक की पॉलिटिक्स क्या कहती है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। साथ में लोकल गवर्नेंस मस्ट बी स्ट्रेंथन। तो इनका मानना है कि जो लोकल गवर्नेंस है, जो लोकली हम लोगों को रूट लेवल पे क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, वो उसको बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। मतलब ये विलेज पॉलिटिक्स को, डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स को, इसको स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं। भारत उस टाइम बहुत ही गरीब देश था और बहुत ही उसकी ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ रहती थी, गांव में बसती थी। तो हमेशा जो राम मनोहर लोहिया हो गए या फिर जो महात्मा गांधी हो गए, जो टॉप लीडर्स थे, जो सोशलिज्म के बहुत ज़्यादा फेवर में थे, वो हमेशा इस बात को बहुत ज़्यादा एक बड़ा मुद्दा बनाते थे कि गांव में इन सब चीज़ों का विकास हो और जो शक्तियों का पावर है वो गांव गांव तक जाए, ठीक है। विलेजेस को सशक्त बनाना है, विलेजेस को हमें पावर्स प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपने वेलफेयर काम करे के लिए काम करें, क्योंकि अल्टीमेटली लोग कहाँ रहते थे, गाँवों में रहते थे, ठीक है। तीसरा इनका जो मेजर की आइडिया है वो है कास्ट इरेडिकेशन। ये समाज में जातिवाद को ख़त्म कर देना चाहते थे और इनका मानना था कि इस पूरे समाज में, भारतीय समाज में जो कास्टवाद है वो बहुत बड़ा एक बैरियर बन के निकलता है सामाजिक समानता के रास्ते में, ठीक है। मतलब अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें तो इसने बहुत ज़्यादा क्या कर रखा है, एक इकोनॉमिक डिफरेंस भी क्रिएट कर रखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपर कास्ट के हैं, वो काफ़ी रिच हैं, ठीक है, क्योंकि उनके दादा परदादा ज़मींदार रहे हैं और इंटेलेक्चुअल रहे हैं, ब्राह्मण्स वगैरह जैसे हो गए। आज प्रेजेंट देखोगे तो अमीर है काफ़ी, या फिर पुराने ज़माने के ज़मींदार ठाकुर वगैरह जो होते थे, देखा ना, पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं उसमें होते थे। तो वो लोग आज क्या है, बहुत ज़्यादा रिच हैं, ठीक है। लेकिन जो नीची कास्ट के लोग रहते हैं, जिन्हें पॉल्यूटेड और जो उन्हें शूद्राज वगैरह कह के ये लोग क्या करते थे, बुलाते थे, वो आज भी गरीब हैं, तब भी गरीब थे। तो इनका मानना था लोहिया का कि जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत बड़ा एक बैरियर क्रिएट करता है लोगों में समानता लाने के लिए, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से हमें क्या कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। एंड ही ऑल्सो एडवोकेटेड एफर्मेटिव एक्शन फॉर द दलित्स एंड बैकवर्ड कास्ट। तो इन्होंने बोला है कि हमें एफर्मेटिव एक्शंस लाने चाहिए जो दलित हैं और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, ठीक है। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब है जब आप किसी को रिजर्वेशन के थ्रू या फिर थोड़ी सी और उन्हें उनके साथ थोड़ी सहमति दिखाते हो तो उनको कहते हैं एफर्मेटिव एक्शन, ठीक है। तो एफर्मेटिव एक्शन में रिजर्वेशन सबसे पहले आता है, ठीक है, क्योंकि सालों तक जिस वर्ग का शोषण होता आ रहा है, जिसको इंसान मानना भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से उन्हें लगता था कि नहीं ये तो पापी है, इनकी परछाई भी बहुत बुरी होती है, तो उसको हमने रिजर्वेशन के थ्रू क्या दिया है, सामाजिक समानता देने की कोशिश की है, ठीक है। और लोहिया बात करते हैं सप्त क्रांति की, जिसमें 7 रिवोल्यूशन की ये बात करते हैं। सप्त क्रांति है उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन देने की समाज में ये कोशिश करते हैं। तो ये किस तरीके की सप्त क्रांति होगी और इस सप्त क्रांति में कौन कौन से मेजर पॉइंट्स होंगे तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इनकी सप्त क्रांति में सबसे पहले होगी इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। इनका मानना है कि एक ऐसी क्रांति आएगी बहुत बड़ी जिसमें क्या होगा, जो महिला और पुरुष हैं उनके बीच में समानता को हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। दूसरी जो बड़ी क्रांति होगी उसमें हम करेंगे एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। हम भारत में जो जातवाद है उसको पूरी तरीके से क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा, कोई अपर कास्ट कोई लोअर कास्ट नहीं रहेगा, सारे लोग कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे और सारे लोग मिलकर क्या करेंगे, इंडिया को शेप करेंगे।
थर्ड इनका इंपॉर्टेंट रहता है एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और जो रंग भेद का भेदभाव है, ठीक है, काले गोरे का भेदभाव है, उसको भी कंप्लीटली क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। एंड अ रेवोल्यूशन फॉर द इकोनॉमिक इक्वलिटी, और एक ऐसा रेवोल्यूशन लाएंगे, इतनी बड़ी क्रांति लाएंगे भारत में जो क्या करे, लोगों के आर्थिक विकास में सहयोग करे, साथ में आर्थिक समानता का विकास करे, ठीक है। आर्थिक समानता समझ रहे हो ना, जहाँ पे सारे लोगों को इक्वल चांसेस ऑफ अर्निंग दिया जा रहा है और उनको उनके मन का काम करने दिया जा रहा है, और जिसका जितना मन कर रहा है उतना अर्न कर रहा है, ठीक है। तो वो हम एक रेवोल्यूशन के थ्रू क्या करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे भारत में। एंड देखो, ये जो सप्त क्रांति का कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सप्त क्रांति का कॉन्सेप्ट किससे एसोसिएटेड है और उनके सप्त क्रांति में कौन कौन से पॉइंट्स है। तो आप इसको प्लीज़ ऐसे लाइटली मत लेना, ढंग से पढ़ो, ठीक है, और समझो भी। फिफ्थ पॉइंट में ये कहते हैं अगेंस्ट प्राइवेट कैपिटलिज्म एंड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, और एक ऐसी क्रांति आएगी जो प्राइवेट कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में होगी और डिसेंट्रलाइजेशन के फेवर में होगी, ठीक है। और ये फोर्थ कहते हैं रिफॉर्म अगेंस्ट मेंटल स्लेवरी ऑफ फॉरेन कल्चर, और एक रिफॉर्म आएगा, एक सामाजिक ऐसा सुधार को हम लाएंगे भारतीय समाज में, जो हमारी जो मानसिकता बन गई है फॉरेन कंट्री या फॉरेन कल्चर के, हम स्लेव बन चुके हैं कम्प्लीटली, तो उन सारी चीज़ से एक मेंटल जो रेवोल्यूशन होगा वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। आज देखो हम पूरी तरीके से बंधे हुए हैं, जो फॉरेन कल्चर है उस पर इतना डिपेंडेंट हो गए, हमारा खाना पीना रहना ओढ़ना सोचना यहाँ तक सोना, हर चीज़ हमारी कहाँ हो गई, वेस्टर्न कल्चर के हमने अपना लिए। तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट हम क्या है, एक मेंटल स्लेव बन गए हैं, ठीक है। हमारी जो मानसिक स्थिति है वो इस तरीके की बन गई कि हम जो पश्चिमी सभ्यता है उसके गुलाम बन चुके। तो इसके अगेंस्ट वो कहते हैं एक रेवोल्यूशन आएगी जिसमें हम उन सब चीज़ों को बाहर निकाल देंगे या फिर हम अपने कल्चर को ही एम्ब्रेस करेंगे, ठीक है। और ये सेवन्थ रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो कहते हैं रेवोल्यूशन फॉर द वर्ल्ड डेमोक्रेसी एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट। सातवीं जो सबसे बड़ी क्रांति होगी वो होगी पूरे विश्व की लोकतंत्र की क्रांति और पूरे वर्ल्ड के गवर्नमेंट के लिए क्रांति, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब बेसिकली बात ये कह रहे हैं कि एंटी इम्पेरियलिज्म और एंटी कॉलोनिज्म की पॉलिसी को हम क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखेंगे व्यूज़ ऑन कास्ट एंड सोशल जस्टिस। तो इनके व्यूज़ क्या रहे हैं कास्ट को लेकर और साथ में सोशल जस्टिस के बारे में ये क्या कहते हैं। देन ही बिलीव कास्ट इज़ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया। तो इनका मानना था कि जो जातिवाद होती है वो भारतीय समाज में सबसे बड़ी एक फॉर्म होती है किसकी, इनइक्वलिटी, असमानता की, ठीक है। एंड ही एनकरेज द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, और ये एनकरेज करते हैं कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो पिछली निचली जातों के जो लोग हैं, वो पॉलिटिकली अपना क्या करें, मोबिलाइजेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है सामने निकल कर आएँ, इलेक्शन कंटेस्ट करें, अपने आप को इंटेलेक्ट बनाएं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करें, एजुकेशन में इंडल्ज रहें, ठीक है। इस तरीके की ये लोगों को एनकरेज करते हैं। एंड ही ऑल्सो सपोर्टेड रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन, और इन्हीं दलित और बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये क्या कहते हैं, रिजर्वेशन की मांग करते हैं कि जॉब्स जितनी भी उन जॉब्स में रिजर्वेशन होना चाहिए, साथ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी इन लोगों का क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। एंड कॉल फॉर द एनाइलेशन ऑफ कास्ट थ्रू सोशल इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग। तो इनका मानना है कि हम कास्ट को तभी ख़त्म कर सकते हैं जब हम सामाजिक और आर्थिक जो रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे हमारे समाज में उसके थ्रू, ठीक है। सामाजिक कैसे होगा, जब सामाजिक लोग हैं एक दूसरे घर बैठना शुरू करेंगे, बातें करना शुरू करेंगे, खान पान रखेंगे, शादी विवाह करेंगे, तो इस तरीके से एक सामाजिक जो बंधन बना है जातिवाद का वो ख़त्म हो जाएगा। इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग ऐसे करेंगे, जो बड़े लोग हैं इंडस्ट्रियलाइज लोग हैं उनको कई सारे अपने हक छोड़ने पड़ेंगे या फिर डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, जिससे जो बहुत गरीब पुअर लोग हैं वो भी आके क्या करें, अपना इकोनॉमिक कुछ अर्न कर सकें, ठीक है, और अपनी लाइफ स्टाइल को जी सकें, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एंड एक मिनट, कहाँ गायब हो गया ये पेन। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनके इकोनॉमिक व्यूज़ को यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो ये कहते हैं क्रिटिसाइज नेहरूवियन सेंट्रलाइज प्लानिंग। तो देखो नेहरूवियन की अगर हम बात करें, नेहरू जी थे तो उन्होंने सेंट्रलाइज प्लानिंग की बात की थी, क्योंकि उनका जो एक विज़न था वो इस तरीके से था कि हम भारत को एकदम से डिसेंट्रलाइज कर देंगे, भारत में सब सारे यूनिट्स को या फिर विलेजेस इनको एकदम से पावर दे देंगे, तो ये सारी चीज़ें बिखर जाएंगी, ठीक है। क्योंकि भारत के सारे लोग उस टाइम पढ़े लिखे नहीं थे, सारे लोगों का विज़न एक जैसा नहीं था, और समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनसे भी वो सब नहीं होने वाला था। क्योंकि आप अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत ही कर देते एकदम से आज़ादी के बाद, तो जो गाँव में रहने वाले छोटे छोटे जो यूनिट्स बने हैं उनमें जो बड़े वेल्दी लोग हैं वो अपने हाथ में पावर ले लेंगे,
करेंगे और पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। तो नेहरू जी ये नहीं चाहते थे। लेकिन वहीं लोहिया क्या चाहते थे कि जो नेहरू जी के जो सेंट्रलाइज प्लानिंग है उसको ये क्रिटिसाइज करते थे कि सरकार ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है, कि ऐसे सरकार का क्या फ़ायदा जो ब्रिटिशर्स गए और उनकी जगह वो खुद आ गए। ठीक है, तो ये शुरुआत से ही ऐसे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन चाहते थे राम मनोहर लोहिया। वहीं जो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वो एक ऐसे स्ट्रक्चर को चाहते थे जो शुरुआती में थोड़ा सेंट्रलाइज्ड हो, लेकिन समय के साथ साथ जब लोग हैबिचुअल हो जाएं और उसको धीरे धीरे क्या करें, हम डिसेंट्रलाइज कर दें। सोशलिज्म के फेवर में ही थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उनका एकदम से सडन सोशलिज्म के फेवर में नहीं थे। ऐसा नहीं कि कोई गया और तुरंत तुरंत सबको पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। इस तरीके से चीज़ें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं और बिखर भी जाती है। ठीक है, जो भी हुआ सोच समझ के हुआ होगा। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, हाँ, ही फेवर्ड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की, उनको फेवर किया, साथ में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की भी बात की। अब देखो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पावर की अगर हम बात करें और साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो ये सारे आइडियाज़ हमें पहले ही कौन दे चुके हैं, महात्मा गांधी दे चुके हैं। महात्मा गांधी के आइडियाज़ भी यही कहते थे। और हमने राम मनोहर लोहिया के बारे में पहले स्टार्टिंग में देखा था कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किससे, महात्मा गांधी से। तो सेम बात है भाई, गुरु जी के कुछ ना कुछ विचार तो उनके अंदर आएंगी, तो वही सारी बातों को क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पे। एंड ही अपोज द मोनोपोली कैपिटलिज्म। तो देखो, ये कैपिटलिज्म के तो अगेंस्ट में थे, ठीक है, पूरी तरीके से, लेकिन उसकी मोनोपोली भी नहीं चाहते थे। मोनोपोली का मतलब होता है जब एक मतलब मान लो मैं बहुत रईस घर से आती हूँ, काश आती हूँ तो मेरे मान लो मेरी शू की फैक्ट्री है मेरे घर पे। तो मेरे पापा इतने वेल्दी हैं, इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने पूरे शहर में ऐलान कर दिया है कि मेरी बेटी आज से इस बिज़नेस को संभालेगी और इसके बाद कोई भी शू की फैक्ट्री नहीं लगाएगा। जिसको और ज़्यादा फैक्ट्री लगानी वो लगा ले, लेकिन शू की फैक्ट्री कोई नहीं लगाया। तो ये मेरी एक मोनोपोली हो गई, मतलब इसको सिर्फ मैं ही लगा सकती हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं लगा सकता है। तो इस तरीके से मोनोपोली को ये क्या करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे और कम्प्लीटली इसका अपोज किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एम्फोसाइज रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। और ये कहते थे कि जो इनकम में इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है समाज में, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो उनके बीच में अमीरी और गरीबी का जो भेदभाव है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है व्यूज़ ऑन विमेन एंड द फॉरेन पॉलिसी विमेन, सॉरी फॉरेन पॉलिसी व्यू। तो इनका विमेंस के ऊपर ये था कि स्ट्रॉन्ग फेमिनिज्म की वॉइस को ये एनलार्ज करते थे, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में, कि मतलब जितना भी आप सोच रहे हो कि मैन के लिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उतना ही इक्वल वॉइस किसकी होनी चाहिए, फीमेल की भी होनी चाहिए। ठीक है, एंड ही ऑल्सो क्रिटिसाइज पेट्रियार्कल ट्रेडिशन। और इन्होंने क्या किया है, जो जितना भी पेट्रियार्कल ट्रेडिशन था उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, जिसमें विमेंस हमेशा घर में रहती थी, घर के काम वाम देखती थी, उनका पॉलिटिकल एक्टिविज़न बिल्कुल भी ना के बराबर था। उनको तो पता भी नहीं था कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस वो 2 वक्त का खाना बनाने के लिए होती थी। तो इस पूरे ट्रेडिशन को ये बहुत ज़्यादा क्या किया करते थे, क्रिटिसाइज किया करते थे। ठीक है, एंड ही ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर द इक्वल राइट्स, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उन्होंने विमेंस के इक्वल राइट्स की बात की है एज लाइक ऑफ मैन। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि विमेंस को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करो, उन्हें भी बाहर लेकर आओ। ठीक है, और ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी साथ में बात करते थे कि जिस तरीके से मैन है वो पॉलिटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसी तरीके से विमेंस को भी आगे आना चाहिए। ठीक है, भारत की राजनीति समझनी चाहिए और आगे चल के भारत को भी संभालना चाहिए। ठीक है, कितने अच्छे सोचते थे, बढ़िया थे यार। ठीक है, एंड ही सॉ विमेंस लिबरेशन एज सेंट्रल टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये कहते थे कि अगर हमें समाज में कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाना है या फिर समाज में कोई बदलाव लाना है, तो सबसे पहले हमें वहाँ की औरतों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लिबरल करना पड़ेगा। ठीक है, लिबरलाइजेशन अगर औरतों का हुआ तो सामाजिक अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कर रही हैं। आज मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है तो उन्होंने हमें अच्छे से पढ़ाया। ठीक है, अगर मेरी मम्मी अगर बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं होती तो हो सकता है उनकी नज़रों में एजुकेशन का वो इंपॉर्टेंस ना होता जो प्रेजेंट डे है। तो एक एजुकेटेड वुमेन एक बोल सकते हैं पूरी मैं बोल सकती हूँ इसको बोलने में क्या बोलूँ मैं एक पूरी नस्ल तैयार कर सकती है बहुत ही इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोगों की, अगर वो खुद एजुकेटेड है। मैन का कुछ नहीं होता है, वो अगर पढ़ा लिखा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि अपने बच्चों को या फिर अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन हाँ अगर औरत पढ़ी लिखी है तो भाई वो सबका उद्धार कर देगी। विमेन पावर। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरेन पॉलिसी के बारे में इनका क्या व्यू था। तो ये अपोज करते थे इंडिया के नॉन अलाइनमेंट को और कहते थे प्रेगमेटिक है और इसमें कोई मोरल सेंस नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने, क्योंकि भाई थोड़े से ही चिढ़ते थे उनसे, जवाहरलाल नेहरू से, तो उनका जो नैम का कॉन्सेप्ट था उसको इन्होंने अपोज किया पूरी तरीके से। एंड क्रिटिसाइज इंडो यूएसएसआर क्लोजनेस, और भारत की इन्होंने यूएसएसआर के साथ जो क्लोजनेस देखी उसको भी क्या किया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। आई डोंट नो कि उन्होंने इसको क्यों क्रिटिसाइज किया, क्योंकि यूएसएसआर पूरा सोशलिस्ट मॉडल पे था, लेकिन इनके जो फ्रेंडशिप बढ़ रही थी इंडिया की, वो इनको बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी, ठीक है। एंड ही ऑल्सो सपोर्टेड ग्लोबल डेमोक्रेसी एंड डिसआर्मामेंट, और इन्होंने क्या किया कि पूरे विश्व में क्या होनी चाहिए, पूरे वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र होना चाहिए, और एक डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को ये सपोर्ट करते थे, जिसमें सारे लोग हैं वो अपने वेपन्स को ख़त्म कर दें कम्प्लीटली, क्योंकि बेसिकली ह्यूमंस रहने हैं तो हम अच्छे से रहें, ठीक है, मिल भाव के रहें, और कभी भी ये लड़ाई वड़ाई में इंडल्ज ना हो, ऐसी चीज़ों को ये सपोर्ट करते थे। एंड ही एडवोकेटेड वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर द पीस, और ये वर्ल्ड पार्लियामेंट की बात करते थे, किसके लिए, पीस के लिए, ठीक है। पूरी दुनिया में शांति स्थापित करनी है तो हमें एक वर्ल्ड पार्लियामेंट बनानी होगी, जो आज है भी, यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, वो वर्ल्ड पार्लियामेंट तो ये पूरे दुनिया भर के लोग वहाँ जाके बैठते हैं और पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। ओके, सो आई थिंक हम ख़त्म ही करने वाले हैं इसको। देन यहाँ पे हम इनके मेजर वर्क को यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो हाँ, तो इनका द कास्ट सिस्टम इनका बहुत अच्छा काम है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, व्हील ऑफ हिस्ट्री, इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ठीक है। तो इनके ये इतने सारे मेजर वर्क हैं, आपको सारे के सारे पता होने चाहिए, ठीक है। स्टार मार्क कर लेना, इनसे ये पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो इनके वर्क देख लिए। अब इनकी थोड़ी सी लेगेसी को भी हाँ डिस्कस कर लेंगे। फादर ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब ये भाई फादर कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने 1934 में क्या किया था, अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया था और एक सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को इंजेक्ट करने की कोशिश की और एक सोशलिस्ट पार्टी का आधार बनाया, ठीक है। एंड द इंस्पिरेशन फॉर द मंडल कमीशन एंड ओबीसी एम्पावरमेंट, तो देखो बाद में चल के जो मंडल कमीशन बना था, अब आपको पता होना चाहिए मंडल कमीशन क्यों बना था। तो मैं अगर आपको बताऊं तो मंडल कमीशन इसलिए बना था ताकि जो बैकवर्ड लोग हैं, बैकवर्ड क्लास से जो बिलोंग करते हैं, उन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम हो सके, उन लोगों के एम्पावरमेंट के लिए काम सके थ्रू एफर्मेटिव एक्शंस, ओके। तो जब मंडल कमीशन बना, उसकी रिकमेंडेशंस आई, देन उसके बाद रिजर्वेशन की पॉलिसी आई कि जो कॉलेजेस हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर जो जॉब्स हैं, एजुकेशन है, उन सब में जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको क्या देना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए, ताकि वो अपने समाज के सामाजिक सुधार कर सके, ठीक है, समाज में वो इक्वालिटी ला सके और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को वो प्रमोट कर सके, ठीक है। और देखो इनका जो इन्फ्लुएंस पड़ा, मतलब इनका जो प्रभाव पड़ा, वो काफ़ी सारे लीडर्स पे पड़ा, जिसमें जेपी नारायण थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस रहे हैं, ठीक है। तो इन ये लोग भी सोशलिस्ट थे, बहुत बड़े समाज से जुड़े रहते थे और सामाजिक नीतियों को, सामाजिक कार्यों को क्या करते थे, बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट किया करते थे। एंड ही ऑल्सो एडवोकेटेड इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, और ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते थे, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, और एक सामाजिक न्याय की बात करते थे, जिसमें सभी लोगों का मिलजुल के सहयोग हो और सारे लोग मिलजुल के क्या करें, रहें, ठीक है। तो देखती हूँ आगे है, हाँ तो आगे भाई नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है एंड आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। इम्पॉर्टेंट है भाई, राम मनोहर लोहिया, इन्जॉय करो, इंडियन पॉलिटिक्स को समझो, कौन क्या सोच रहा है, कौन किस आइडियोलॉजी पे चल रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है, किसने कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन दी, सब कुछ समझो, मज़े आते हैं पढ़ने में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी नहीं लगी है तो भी अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, चुपचाप पढ़ लो ढंग से, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना लेना, और कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल पर्सनली एड्रेस योर डाउट। एंड ऑफ कोर्स मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पढ़ते रहो, ठीक है। और किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनानी चाहिए या किस टॉपिक को मुझे पहले कवर करना चाहिए, आप अपने सजेशंस भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तब तक ख्याल रखना और पढ़ते रहो, ठीक है। बाय बाय।